हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। अभी तक हम लोग ने 3 चैप्टर पढ़ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर गति के नियम। इससे पहले चैप्टर जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 वो गति था, मोशन। अब ये लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के समीकरण मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है। ये चीज ध्यान रखिएगा, गति के नियम गति के समीकरण में अंतर है। गति के नियम को न्यूटन ने दिया था, जो 3 नियम है वो सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज के लिए जो वीडियो है ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम लोग हर चैप्टर पे 2 वीडियो बनाते हैं और कम ही 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। एक वीडियो में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं, वो मतलब चैप्टर में जितना रिलेटेड चीजें हैं, उससे फॉर्मूला है या थ्योरी है, वो सब चीजें देखते हैं। और दूसरे बार जब हम लोग अगला वीडियो देखते हैं, जब जो लेक्चर 8 है उसमें हम लोग 10 से 12 न्यूमेरिकल लगाएंगे। लगभग 10 सब में लगाए न्यूमेरिकल, और 10 न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है फिजिक्स में। इसमें अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बस वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी थ्योरी थोड़ा पढ़ने वाली चीजें जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हम लोग का चैप्टर है 4 गति के नियम। गति के नियम अभी बताएंगे, न्यूटन ने जो नियम दिया था। पहली हेडिंग है इसमें बल। अब बल क्या होता है, कोई पूछे बल की परिभाषा, तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु को अगर विराम या गति में है तो उसमें उसकी गति में परिवर्तन अगर दिला दे या दिलाने का प्रयास करे तो वह कारक बल कहलाता है। जैसे कोई वस्तु बैठी हुई है, कोई बैठा हुआ, कोई सामान रखा हुआ है, जब तक हम उसे बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी जगह से हटेगा नहीं। तो वो जो बाह्य बल लग रहा है, जो बाह्य कारक लग रहा है, वही बल जो बाह्य कारक लगा कि उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करा दिया या उसको यहाँ से उधर करा दिया। कोई वस्तु अगर गतिमान थी उसमें उसको रोक दिया, जैसे बाइक चलती हुई है, अब उसको हमने ब्रेक मारा तो वो बाह्य कारक लगा ना, तभी ना बाइक रुकी। तो इस तरह से जब किसी विराम अथवा गतिमान वस्तु में कोई बाह्य कारक लगने पर उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है तो वह बाह्य कारक बल कहलाता है। बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं। मैंने लिखना भूल गया, ये देखिए, बल को हम कैपिटल F से करते हैं। अब ये फैरेड वगैरह भी, लेकिन ये बड़ी चीजें हैं, तो इंटरमीडिएट की चीजें, लेकिन अभी 10 तक की चीजें के लिए बस इतना काफी है। बल को F से डिनोट करते हैं। फिर अब बल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलन बल, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल वह बल होता है जैसे किसी वस्तु पे अगर बहुत सारे अनेक बल लग रहे हैं तो अगर उनका परिणामी शून्य आ जाए, मतलब उसका परिमाण जो है वो शून्य, परिणामी बल शून्य आ जाए तो वो बल संतुलित बल कहलाता है। इसकी परिभाषा सीधी सीधी हो जाएगी, अगर किसी वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया, एक समान कई बल आरोपित किया जाए, किसी वस्तु पर अगर एक समान कई बल आरोपित किया जाए और उनका परिणामी बल शून्य हो जाए तो वो बल संतुलित बल कहलाएगा। अगर परिणामी शून्य हो जाए तो संतुलित बल कहलाएगा। अब बात आती है असंतुलित बल। तो इसमें भी कोई बात नहीं, अगर किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं, उनका परिणामी बल अगर शून्य नहीं आए तो असंतुलित बल। सीधी बात है, बस इसमें परिणामी बल शून्य हो जाना चाहिए, इसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है। अब बात करते हैं न्यूटन के नियम। अब ये 2 हेडिंग थी, जो बल के बारे में चैप्टर है न्यूटन के नियम, उसमें बल का अधिक कहा आएगा कि यहाँ बल लगने पे ये हो रहा है, इसलिए बल के बारे में बताना जरूरी था। बल को आप लोग जान गए, वह कोई बाह्य कारक है जिसकी वजह से किसी गतिमान या विराम की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो वो बल कहलाता है। संतुलित बल आपने जान गए, जिसका कई बल अगर लग रहे हैं तो उसमें परिणामी बल अगर शून्य हो जाए तो संतुलित, अगर परिणामी बल शून्य नहीं होगा तो असंतुलित बल। अब आते हैं गति के नियम। गति के नियम को किसने दिया था? न्यूटन भाई साहब ने। अब न्यूटन भाई साहब ने ये 3 नियम दिया, लोगों की जिंदगी झंड करा दी। चलिए अब पढ़ते हैं, जिंदगी नहीं झंड कराई, वो तो मैंने मजाक में खोल दिया, लेकिन अब न्यूटन के नियम। न्यूटन के 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आप लोगों ने एक जड़त्व का नियम पढ़ा होगा। जड़त्व का जो नियम है, ठीक जब आप लोग 11th में पढ़ेंगे तो न्यूटन के प्रथम नियम से पहले ही एक हेडिंग आएगी जड़त्व का नियम, जो पढ़ेंगे बस वही परिभाषा। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम ये यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में, कोई अवस्था में है, अगर कोई वस्तु या तो चल रही है या तो रुकी हुई है, या तो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित किया जाएगा,
तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उन्होंने जड़त्व के नियम में और न्यूटन के प्रथम नियम में यही बात है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है या विराम में है, जब तक उसमें बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं जब तक उसमें असंतुलित बल कार्य करता, जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है तब वह न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। कोई वस्तु अगर गतिमान है या फिर विराम में, जब तक बाह्य बल नहीं दिया जाएगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी बात को प्रथम नियम में बताया था और इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। किताब की भाषा में ये बोल सकते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या समान वेग में गतिमान है तो उसकी विराम या समान की गति अवस्था में परिवर्तन तभी होगा है जब उस पर कोई असंतुलित बल आरोपित किया जाएगा। इसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट में मैं कहिए तो इसके जड़त्व का नियम लिख दूं, का नियम। अब पहला नियम तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे, लोगों को आता भी होगा कि अगर कोई वस्तु गतिमान या विराम में है तभी परिवर्तन होगा जब तक उसमें कोई बल आरोपित नहीं किया जाएगा। अब बात आती है द्वितीय नियम की। अब द्वितीय नियम पे सीधे सीधे सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, F बराबर ma। इसी से पूरा पूरा तैयार हो जाएगा आपका द्वितीय नियम। समानुपाती, अभी मैं बता रहा हूं इसमें k जो होता है समानुपाती आएगा F बराबर ma ही, वो k का मान 1 होता है, मैं भी बता रहा हूं। द्वितीय नियम ये कहलाता है अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान m त्वरण a, द्रव्यमान अगर किसी वस्तु पर बल लगाया गया है तो उसका द्रव्यमान तथा उसका त्वरण उस बल के समान, सीधी सी बात, अगर कोई बल, थोड़ा सा मैं ही मिस्टेक कर गया, लेकिन अगर कोई बल लगाया गया है तो उसका द्रव्यमान और त्वरण उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का साइन ये होता है और उसके द्रव्यमान और त्वरण मतलब m इंटू a के गुणन मतलब m इंटू a, तो ma जब जो समानुपाती होगा मतलब प्रोपोर्शनल टू होगा तो f के होगा। अब यहाँ पे बात आती है प्रोपोर्शनल जब हटता है, इसी के आगे मैं बता रहा हूँ f, तो ये f बराबर एक नियतांक देता है। नियतांक यहाँ पे k होता है, k ma। अब k का मान जो होता है 1 रख लिया जाता है, इसलिए f बराबर ma हो जाता है। यही फॉर्मूला सबको याद रहता है। द्वितीय नियम में यही है, अगर कोई बल आरोपित किया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान उसके त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब बात आती है तीसरे नियम पे। तीसरा नियम फेमस है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। ये आप लोग का कह सकते हैं कि रॉकेट में भी लगता है। रॉकेट में तो एक संरक्षण का काम करता है, संवेग संरक्षण का नियम, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम उस जगह लगता है। चलिए मैं बताता हूँ, प्रत्येक क्रिया की उस समान परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसको नाम से जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर हम किसी को दीवार पे 10 न्यूटन का बल मारे, 10 न्यूटन का मुक्का मारे, तो दीवार जितनी मजबूत है वो भी उतना ही बल देगी, तो चोट हम ही को लगेगी ना। तो इसका मतलब क्या, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे अब हम किसी इंसान को मारेंगे तो वो तो गिर जाएगा, इतना बल पाते ही वो आराम से जमीन पे लौट जाएगा। लेकिन जब हम लोग दीवार पे मारेंगे तो दीवार तो नहीं लौटेगी, वो उसको जब मारेंगे तो चोट खुदे को लगनी। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उस जगह लगा। एक थप्पड़ मारे तो वो गिर गया तो नहीं लगा, लेकिन अगर हम दीवार पे एक थप्पड़ मारे तो चोट हमको भी लगी। जितना बल हम उसको दिए थे एक मुक्का मारे तो उतना ही चोट हमको लगेगी। इसीलिए इसको नाम से जाना जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसकी सीधी सी किताबी भाषा में एक बार देख लिया जाता है, प्रत्येक क्रिया की उस समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस किताबी भाषा छोड़िए, मैं बताता हूँ। अगर किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है और वह हमें विपरीत में उतना ही बल, जैसे हमने अगर जिस दिशा में मारा उसकी विपरीत दिशा में जब वो उतना ही बल लगाती है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाती है। जिसका उदाहरण मैंने दे दिया, दीवार वाला एक मुक्का मारोगे 10 न्यूटन का अगर बल लगा था तो 10 न्यूटन तुमको भी चोट लगने वाली है। इसका नाम हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों नियम क्लियर हो गए होंगे। बाकी अब हम लोग को पढ़ना है संवेग। संवेग वगैरह पढ़ते हैं, बाकी फॉर्मूले पे ये सब न्यूमेरिकल करने हैं, इसके मैं इरेज करता हूँ, तब तक फिर आगे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं संवेग पे। अब संवेग क्या होता है, न्यूटन के नियम वगैरह तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आते हैं संवेग, ये भी सब चैप्टर का हिस्सा है। संवेग को पहले तो ये जान लीजिए प्रदर्शित किससे करते हैं, मतलब डिनोट लिखते हैं किससे, तो पी से लिखते हैं।
अब संवेग क्या है? संवेग जैसे कि आप लोगों ने बल पढ़ा, बल क्या होता है? F बराबर ma का मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इस जगह संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर, द्रव्यमान को किससे कहते हैं? m से, और वेग को v से, तो इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर mv। तो सीधी सी परिभाषा कोई भी पूछेगा तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कहीं पे भी अगर परिभाषा आएगी, कोई भी पूछता है तो यही बोलना है संवेग की परिभाषा, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब बात आती है बल का आवेग। बल के आवेग को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। पहले तो यही जान है, हर चीज को ये जान लीजिए लिखते कैसे हैं, तब तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि 11th क्लास में जाने के बाद बहुत से बच्चों को ये रहता है कि आता ही नहीं है, क्योंकि इसको लिखते हैं, वेग को बी से लिखते हैं पता ही नहीं, यू को लिखते हैं कि प्रारंभिक जहां से स्टार्ट हुई है यही नहीं पता है। चलिए वो सब बात की बात है। अब आते हैं ये बल का आवेग। बल का आवेग क्या होता है? बल का आवेग, यदि कोई बल F किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगता है, अल्प समय के लिए कार्य करे, तो बल समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। बल तथा समय अंतराल कैसे? जैसे अल्प समय के लिए लगना है तो I बराबर बल गुणे समय, मतलब कि F गुणे T, सीधी बात है। अब बुक में एक F के वैल्यू दे रखा है, मतलब F का वो बता रखा है mv। इसका एक और फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। I बराबर mv माइनस mu अपॉन t ब्रैकेट में t, एक ही होता है फॉर्मूला। इसको तो ध्यान रखना है। तो इसमें I बराबर m माइनस, एक मिनट, m कॉमन हो जाएगा, u माइनस v। चलिए मैं बताता हूं। m हो गया कॉमन, ये t से ये t यहां कट जाएगा, अभी जब आगे करेंगे तो आपका कट जाएगा। यहाँ पे m कॉमन लिए तो v माइनस u, तो ये फॉर्मूला हो गया। बल का आवेग क्या होता है? किसी बल में, मतलब बल का आवेग में की परिभाषा यह होगी कि बल तथा अल्प समय के अनुपात, बल अल्प समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो उसमें बल तथा समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। अब आइए गजब की चीज, घर्षण। घर्षण गजब की चीज है। घर्षण को किससे लिखते हैं? घर्षण को लिखते हैं, ये भी एक तरह का बल है, अभी बताते हैं। अब घर्षण गजब की चीज है, जब आप चलते हैं तो गिरते कहीं। इसकी यही कोई बात है कि घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे हम चल रहे हैं तो वो हमारे चलने के विरोध में जो गति करता है वो बल घर्षण बल कहलाता है, जिससे हम गिरते नहीं। अब हम लोग चल रहे हैं तो हमारे विपरीत दिशा में भी एक बल लग रहा है, जिसकी वजह से हम आगे चल पा रहे हैं। अगर घर्षण बल ना लगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो इसमें घर्षण बल क्या होता है? यह घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। सीधी सा मैंने एग्जांपल बताया कि आप चल रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है घर्षण बल है। जैसे कि अब बाइक भी चल रही है तो उसके विपरीत दिशा में लग रही है, तभी ना वो गति कर रही है। और घर्षण, जब तक अगर घर्षण नहीं लगेगा तो फिर गिर जाएंगे, सीधी बात है। अब जैसे घर्षण में भी तीन तरह के घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल होता है, गतिज घर्षण बल होता है, लोटनी घर्षण बल होता है। अब जो घर्षण बल होता है ये तो नॉर्मल जो मैंने अभी बता दिया। सीमांत घर्षण बल, जब हम चल रहे होते हैं तो कभी कभी पैर स्लिप कर जाता है, तो उस जगह वो सीमा जहां पे हम गिरते गिरते बच जाए, गिरने से बच जाए, उस जगह तक जो बल लगता है सीमांत घर्षण बल कहलाता है। गिरते गिरते जो बच जाए वो सीमांत घर्षण बल कहलाता है। एक होता है लोटनी घर्षण बल। लोटनी जो वृत्ताकार, जैसे मौत का कुआं देख रहे हैं ना, जिसमें चल रहे हैं लोग, मौत के कुएं में बाइक लिए है, मोटरसाइकिल लिए है, कार लिए है, घुमाए जा रहे हैं, तो उस जगह क्या घर्षण ही तो लग रहा है, नहीं तो गिर जाएंगे, मुंह फट जाएगा। आराम से घूमते हैं, नहीं तो मुंह फट जाएगा। इसे वहां पे घर्षण बल लगता है। उसकी बनावट भी देखे होंगे, नीचे से गोल फिर ऊपर फैलता चला जाता है। वो सब फिजिक्स ही है। अगर फिजिक्स ना हो तो दुनिया में आधी चीज अधूरी है। अब चलिए आगे देखते हैं घर्षण बल के नियम।
अब घर्षण का नियम है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल टू R। घर्षण बल, जिससे बल को F से डिनोट करते हैं, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो क्या है, प्रतिक्रिया है। अब इसको जब अनुक्रमानुपाती हमने बताया कि नियतांक आता है, तो इस जगह नियतांक क्या होता है, म्यू होता है, म्यू आर। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटता है तो ये म्यू नॉट होता है, और जहां पे म्यू नॉट क्या होता है, घर्षण गुणांक। और कहीं कहीं या एक तो हो गया कि घर्षण गुणांक होता है, और दूसरा होता है घर्षण कोण, मतलब कि tan अल्फा कुछ भी मान लीजिए, tan थीटा मान लीजिए, जो एक कोण बनाते, मतलब गिरते समय जो कोण बनाते वही वाला कोण होगा, मतलब कि tan अल्फा मतलब कि घर्षण कोण। देखिए घर्षण गुणांक या घर्षण कोण ये सब न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी रहती है, तब पर आसानी से लग जाता है। बाकी इस तरह से जितना मेन चैप्टर टॉपिक था हम लोग ने कवर कर लिया है। बाकी 2-3 चीजें तो मैं छोड़ा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अब एक चीज पढ़ा दूं। अब बाकी आप लोग भी जान, 2 महीना बचे। वैसे भी इंटर में जब हाई स्कूल का पेपर हो जाता है फरवरी मार्च में, तब आदमी पढ़ना शुरू करता है, तो इतना कम भी टाइम नहीं है, लेकिन मतलब भर टाइम है। अब हम लोग 4थे चैप्टर पे जैसे पहुंच गए हैं, तो उम्मीद है कि आराम से पूरा हो जाएगा। नहीं भी पूरा होगा तो स्लाइड बना देंगे कि 25 में 20-22 नंबर तो आ ही जाएगा। ये है कि पूरा वीडियो देखिए। बाकी जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।